हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 16 फिज़िक्स की 10th क्लास की कर रहे हैं। अभी तक हमने केमिस्ट्री पढ़ा था बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम पढ़ रहे हैं करंट के बारे में, विद्युत के बारे में। अच्छा चलो, उसको शुरू करने से पहले आपसे ही बातें कर लेते हैं पहले। कभी आपने स्कूल में, मैंने देखा है वैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते हुए कि वो प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और उस पे सिर पे उसको रगड़ लेते हैं 2-3 बार 4 बार, ऊपर से नीचे ऐसे करके बालों पे अच्छे से रब कर लेते हैं। उसके बाद डेस्क के ऊपर वो पेपर डाल देते हैं छोटे छोटे पीसेस, और उसके पास लेके आते हैं उस स्केल को। तो जैसे स्केल को लेके आते हैं तो पेपर्स चिपकने शुरू हो जाते हैं उस स्केल पर, पास लाने पर। तो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई खिंचाव हो रहा हो, कुछ बल लग रहा हो कि क्या था, ये कैसे हुआ। इसके अलावा कुछ बच्चों को मैंने देखा बैलून को सिर पे रगड़ के उसके बाद दीवार पे चिपकाते हुए। इसके अलावा मैंने खुद एक्सपीरियंस जो किया, मेरे बाल जब सूखे होते हैं उनमें मैं बार बार अगर कंघी करती जाऊं तो क्या होता है, 3-4 बार करने के बाद है ना बिल्कुल सूखा, जब मेरी मतलब मौसम भी सूखा है, बाल भी सूखे हैं, कंघा भी आपका जो है बिल्कुल सूखा है, प्लास्टिक का है, तो उसके साथ चिपक के बाल ऊपर आने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है आवेश के कारण। किसके कारण होता है? आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवेश क्या होता है। चलो, अभी तक हमने पढ़ा हुआ जो है एक बार उसके बारे में और बात करते हैं। आप सबको पता है परमाणु क्या होता है? पहले हमने माना था, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, परमाणु जो है उसके अंदर 3 आपके अपरमाणु हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, हमने ये बोला। प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, ये भी कहते हैं हम। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अब ये कैसे पता लगाएं कि कोई आवेश होता है नहीं होता है? उसके लिए हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली और उसको सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ा। जब हमने उसको रगड़ा, ऐसे करके हमने 2 अलग अलग ग्लास रोड ले ली, ट्यूब सी ले ली, और उनको सिल्क के कपड़े पे रगड़ के पास पास रख दिया। तो क्या देखा, वो अपने आप दूर चली गई। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के ऊपर एक जैसा आवेश आ गया। ग्लास रोड पे बेटा प्लस आवेश आया था, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे माइनस आवेश आया था। ये आवेश आते कैसे हैं बेटा? हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कार्बन एटम ले लो आप, कार्बन परमाणु की अगर हम बात करें, कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक, हिसाब से देखा जाए जब दोनों बराबर हैं, प्लस के 6 माइनस के 6 कट जाता है और ज़ीरो बैलेंस रह जाता है, मतलब वो उदासीन होता है कार्बन का परमाणु। ठीक, अगर वो किसी तरह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो उसके पास रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब उस पे आवेश बच जाएगा +2 का। आ रही है बात समझ? +2, अगर वो 2 और ज़्यादा ले लेगा तो उसके पास माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, इसके लिए उस पे आवेश आ जाएगा -2 का। मतलब आवेश प्लस और माइनस होते हैं। 2 एक जैसे आवेश अगर हम पास पास रख देते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लास रोड, तो वो अपने आप दूर दूर जाने लग जाती है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है आपको। उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। अगर 2 माइनस पास पास रख दिए तो वो भी दूर चले गए, उनमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण। लेकिन 2 अलग अलग आवेश रख दिए जैसे कि प्लस और माइनस, तो उनमें हुआ आकर्षण और वो दोनों पास आ जाते हैं। अब बात आती है इस आवेश को, जिसे हम कह रहे हैं ये प्लस और माइनस आवेश होते हैं, किसी परमाणु पे आ सकते हैं, तो ये किसी वस्तु पे आ सकते हैं, किसी पदार्थ पे आ सकते हैं। और आवेश की वजह से ही, जैसे स्केल के ऊपर कोई आवेश आ गया था जिसकी वजह से उसने पेपर के पीसीस को आकर्षित करना शुरू कर दिया था, बल लगाना शुरू कर दिया था। मतलब आवेश के कारण ही हम बल का, कोई परमाणु बल का अनुभव करता है। आवेश को कैसे नापें, किस में नापें? जैसे दूरी को हम अगर मीटर में नापते हैं तो आवेश को हम कूलाम्ब में नापते हैं। कूलाम्ब लिखा हुआ है, कूलाम्ब।
गुलाम को हम सी से लिखते हैं और ये इसका एसआई मात्रक है, पूरी दुनिया में यही माना जाता है। ठीक, गुलाम मतलब सी। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं आपके लिए। गुलाम सी इसका एसआई मात्रक है, किसका? आवेश का। आवेश को अगर हम क्यू से लिखें, किससे लिखें बेटा? क्यू से। ठीक, तो क्यू का मात्रक क्या होगा? गुलाम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, उस पे कितना चार्ज होता है, वो हमें याद रखना है। हर साल पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई भी नहीं देता, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कहाँ दिखाई देगा या फील होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना सा है। तो ये 1 कूलम कितना बड़ा होता होगा? कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इस एक कूलम को बनाते होंगे? उसको भी निकाल सकते हैं हम। वो कैसे निकालें? उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। क्लियर? एक कूलम अब मैं निकाल के, जैसे इसने दे रखा है बेटा, वैसे ही हम भी निकाल के देख लेते हैं। एक कूलम ये कह रहा है निकालने के लिए, इसने कहा इतने इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। चेक करते हैं क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, जैसे Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर है। अगर हम कह रहे हैं एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है? एन, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन पे आवेश और ये है कुल आवेश। अगर हमें एक कूलम चार्ज में चेक करना है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम एक कूलम मतलब कुल हमारे पास आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश था 1.6 10⁻⁻19 कूलम और n हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर। तो n में अकेला छोड़ देती हूँ, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लेती हूँ। -19 ऊपर चला गया, वो हो गया 10⁻19 अपॉन 1.6। तो n इज इक्वल टू, इसका मतलब n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/1.6 10⁻19। पॉइंट हटाती हूँ, 10/16 10⁻19। ये कितना बन गया? 100 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ कितनी ज़ीरो रह गई? टोटल थी 20 ज़ीरो, तो मैंने 2 ज़ीरो यूज़ कर ली, 10⁻18 रह गया। इसको भी काट दिया, तो आंसर क्या आया? मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर मेरे पास बन गया बेटा n इज इक्वल टू बराबर है 6.6 पे गया ना, 100/16 था, 100 बटे में 16 था, और ये आ गया आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तब एक कूलम आपके पास चार्ज बनेगा, एक कूलम कुल आवेश बनेगा। तो यही इसके अंदर लिखा था कि एक कूलम अगर आवेश बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा है क्या? जो घर में विद्युत आती है। विद्युत कितनी इम्पोर्टेंट है, हम सबको पता है। विद्युत के बिना हमारे घर में सामान ही नहीं चलता, ना फैन चलता, ना लाइट चलती, ना फ्रिज, ना टीवी, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती। ऐसे ही उद्योगों के अंदर विद्युत कितना इम्पोर्टेंट है। अगर विद्युत नहीं होगी तो मशीनें कैसे चलेंगी। यहाँ तक कि यातायात में आपको पता है गाड़ियाँ भी चल रही हैं, चलो गाड़ियाँ कम है अभी इलेक्ट्रिक, लेकिन हमें ये पता है अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं। अब भाप वाला इंजन जो है, कोयले से जो भाप बनती थी, वो वाला इंजन तो बहुत कम जगह पर चलता है, पहाड़ों में जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ चलती है। नहीं तो जहाँ पर भी लाइट अब पॉसिबल है वहाँ पर लाइट वाली ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं। ठीक, तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा है आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के आवेश, विद्युत धारा
विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कितनी विद्युत धारा जा रही है, मतलब कितनी विद्युत धारा बह रही है उसका पता हमें पता लगेगा कितने आवेश जा रहे हैं एक समय के हिसाब से। ठीक, अंडरलाइन करेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? विद्युत धारा को हम बेटा I से लिखते हैं, I बराबर Q बटा T। ये Q क्या है, ये बताया था आवेश, और समय को हमने T से लिखा। अगर हम Q को कूलाम, जो पीछे था C, उसके मात्रक से लिखते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, है ना, कूलाम में नापते हैं हम आवेश को, समय को सेकंड में नापते हैं, तो I को नापते हैं बेटा एम्पियर में। किस में नापते हैं? एम्पियर, जिसे A से लिखते हैं। अब इसका नाम एम्पियर क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के थे, जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पर इसका नाम एम्पियर पड़ा। इन्होंने ही विद्युत धारा की खोज की थी। आगे चलते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद है तो हम उससे आराम से निकाल सकते हैं 1 एम्पियर कितना होता है। 1 एम्पियर मतलब I की जगह हम 1 एम्पियर लिख दें, Q की जगह हम 1 कूलम लिख दें, और समय में 1 सेकंड कर दें। मतलब 1 एम्पियर कौन सा आवेश हुआ? वो आवेश हुआ जो 1 सेकंड में गया। मतलब प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में 1 कूलाम के आवेश के प्रवाह को ही 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हुआ, 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाह हुआ तो विद्युत धारा बन गई 1 एम्पियर। सिंपल सी बात। अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हुआ तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। अब आता है मिली और माइक्रो की बात। मिलीमीटर लिखते हैं ना बेटा, सबको पता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। तो ऐसे ही 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं। क्लियर? ऐसे माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर में 1/10⁶ एम्पियर होते हैं। दोबारा बताऊं मैं आपको, 1 मीटर की बात करूं तो उसमें बेटा 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये सबको पता है। ठीक, या मैं ये कहूं 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो छोटा हुआ, उसमें कितने मीटर हैं? मतलब 1/1000। 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एम्पियर की बात कर रही हूं तो 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितना हुआ बेटा? 1 मिली एम्पियर कितना होगा? 1/10⁻³ एम्पियर के बराबर। और माइक्रो और छोटा होता है, ये नया म्यू आया है शब्द, इसके अंदर म्यू के साथ ए लगा दिया, मतलब माइक्रो की बात है। और ये कितने एम्पियर के बराबर है? 1/10⁶ एम्पियर के बराबर होता है। अब आता है, हमने बात की थी एक बल लगता है, आवेश के कारण ही परमाणु के ऊपर बल लगता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम परिपथ लगाएं, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लेके आने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। कोई आवेश बहुत दूर था, यहाँ बैठा था, उसको लेके आए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किसी ने तो कार्य किया, इस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से लिखते हैं। ये अगली वर्कशीट में सारा इसी का ही काम आएगा बेटा। विद्युत विभव को V से लिखते हैं और जो कार्य किया गया उसको W से दिखाते हैं। कार्य किस पर किया गया? एक आवेश पर किया गया, मतलब Q पर। राइट, तो किसी Q आवेश को अनंत बिंदु से एक पर्टिकुलर किसी बिंदु तक लेके आने में जितना कार्य किया जाता है
उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब आती है बात, सबको पता है कि हमें परिपथ बनाना आता है। अपने स्कूल में सबने बनाया है, एक बोर्ड लिया, एक कागज का एक गत्ता लिया, उस गत्ते के ऊपर आपने एक एलईडी बल्ब लगाया था, तारे लगाई थी, बैटरी लगाई थी। ठीक है, अब हमने जो बैटरी लगाई, क्या हम उसको नाप सकते हैं वो कितने एम्पियर की है, उससे कितना करंट आ रहा है? बेसिकली अगर हमें इसे पता लगाना हो तो हमें एक यंत्र लगाना पड़ता है। इस यंत्र का नाम है बेटा एमीटर। क्या नाम है इसका? एमीटर। अंडरलाइन कर लेना, एमीटर। एमीटर यंत्र लगाया जाता है ये नापने के लिए कि कितना करंट उसमें से बह रहा है। ठीक, परिपथ आप सबको बनाना आता है। ये क्या है? ये सबको पता है ये क्या था? बल्ब। वेरी गुड। अब यहाँ लगी हुई है बैटरी। बैटरी मतलब एक सेल ये है, एक सेल ये है, दो सेल लगे हुए हैं इसके अंदर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। सेल में आप सबने देखा है। तो करंट विद्युत कहाँ से कहाँ बहता है? हमेशा प्लस से लेकर माइनस की तरफ बहता है। अगर हमें करंट या विद्युत धारा को नापना है तो उसके लिए हम यंत्र लगाएंगे एमीटर। राइट, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो जिससे कि क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। आवेश और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया था। आवेश का मात्रक है कूलाम, ये लिखेंगे सी, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ही क्वेश्चन है सिर्फ इसमें। किसी विद्युत यंत्र से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई बराबर है क्यू बटा टी के, यही वाला फार्मूला आप लगाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हाँ जी, तो क्यू कितना दे रखा है आवेश, और आई कितना था और टी कितना है, पहले ये चेक कर लेते हैं। हमें आवेश तो निकालना है। आई कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर, और टी कितना दे रखा था? 10 मिनट। ठीक, ये एम्पियर में है, ये ठीक है। क्यू निकालना है हमें सी में, ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए सेकंड में। चलिए सेकंड में बताएं इसको कितना बना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब ये तो बन गया यहीं पर 600 सेकंड, लिख दिया हमने। चलिए अब हम आगे करेंगे। आगे हमारे पास क्या था फॉर्मूला? आई बराबर क्यू बटा टी। इसका मतलब अगर मुझे खाली क्यू निकालना है तो टी को मैं ले जाऊंगी आई के साथ, आई इंटू टी। आई हमारे पास था 0.5। 0.5 को मैं 1/10 लिख सकती हूँ बेटा, और टी को मैं लिख सकती हूँ 600। ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास? 300 कूलम। बस ये आंसर है आपका, और सी लिखना साथ में ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बेटा। आसान थी वीडियो, आप सबको वीडियो आसान थी, आप सबको समझ आ गई है। चलो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और टाइमली अपना काम पूरा कीजिए। थैंक यू।